अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अपने पिछले प्रोग्राम में हमने गंदगी के बारे में बात की थी और पोल्यूशन क्या है, किस तरह पैदा होती है और इसकी वजह से पैदा होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में भी तफसीलन और दिलचस्प तरीके से सीन्स के थ्रू हमने आपको मालूमात फराहम की थी। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे लेकर के चलें और पोल्यूशन या गंदगी, क्योंकि वो जर्म्स या जरासीम खुदनामियों से पैदा होती है, उनके बारे में बात करें। बेसिकली खुदनामियाँ क्या हैं और इनसे मज़ीद ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं और इनसे बचने का सफाई के अलावा और क्या तरीक़ाकार हो सकता है। आपको पता है कि किसी भी माशरे की तरक्की का दारोमदार उसकी तालीम और उसकी सेहत पर होता है। जिस माशरे में इलाज और जिस माशरे की बुनियाद जो है वो कमज़ोरी पे रखी जाए, यानी कि वहाँ पर बीमारी और इलाज में ही वो सुसरवी का शिकार हों, वहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी सेहतमंद माशरे को तश्कील दे सकें। इसके साथ साथ हमारी एक बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी बीमारियों से अभी तक हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सके, जबकि पूरी दुनिया में ये बीमारियां तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं, वहाँ पर खनाक, खसरा, काली खांसी और पोलियो जैसे अमराज जो हैं वो अभी तक कायम हैं और पाकिस्तान जो है वो इन ममालिक में की लिस्ट में सर-ए-फ़हरिस्त पर आता है। हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इन बीमारियों से बचा जा सके, लेकिन फिर भी हमें एज़ अ अफ़राद या एक फ़र्द के तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर मुमकिन कोशिश कर सकें कि किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सके। आज का जो प्रोग्राम है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हम बात करेंगे खुदनामियों के बारे में, जरासीम के बारे में, यानी कि जर्म्स के बारे में, और हम जानेंगे कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के साथ साथ ऐसे कौन से और तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जरासीम या खुदनामी क्या हैं। जरासीम या खुदनामी बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि तकसीम होने की बजाय ज़रब खाते हैं, और अगर आप इनके साइज़ का अंदाज़ा कर सकें तो एक पेन की निब से भी छोटा इसका साइज़ है, जो कि इंसानी आंख से देखना नामुमकिन है। इसलिए इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है देखा जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इसके साथ साथ प्रोटोजोआ, ये तमाम जो चारों हैं ये इसकी लिस्ट में आते हैं। और किसी बैक्टीरिया को भी आप जर्म कह सकते हैं, फंजाई को भी जर्म कह सकते हैं, और उसके साथ साथ वायरसेस भी जो हैं वो जर्म कहलाए जा सकते हैं। अगर हम 2020 के पेंडेमिक की बात करें तो इसमें कोविड-19 जिसे कहा जाता है, तो ये भी एक ऐसे वायरस का नाम है जो कि ना देखा जा सकता है और ना ही हमारे एसाब इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रब खाता रहता है और इसकी जो मौजूदगी है वो किसी भी जगह पर हो सकती है। इसी तरह हर जरासीम की मौजूदगी किसी न किसी सतह पर हो सकती है, चाहे वो कोई खिड़की हो, चाहे वो कोई कमरा हो, चाहे वो फ़र्श हो, चाहे वो कोई लिबास हो, या इसके साथ साथ आपके अपने जिस्मानी अज़ा पर भी ये पाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इनको महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इनकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये जरासीम क्या करते हैं? ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर मैंने आपको जैसे बताया कि ज़रब खाते हैं या मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिससे इनकी अफजाइश होती है। और अफजाइश करने के बाद ये इंसान के खून में इस हद तक ख़तरनाक तौर पर शामिल हो जाते हैं कि जहरीले मादे पैदा करना शुरू कर देते हैं। इंसानी जिस्म जो कि एक मशीन के तौर पर काम कर रहा है, जब ये टॉक्सिक या जहरीले मादे इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद इसकी मशीनरी में, इसकी कारकर्दगी में कोई ना कोई फ़र्क डालते हैं, तो वहाँ पर ये इंसानी अज़ा को भी मुतासिर करना शुरू करते हैं। जब एक मशीनरी की अज़ा मुतासिर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पूरे जिस्म का जो निज़ाम है वो इसकी जद में आ जाएगा। वैसे तो बहुत से जरासीम हैं जिनकी वजह से बहुत से अमराज फैलते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उन ख़ास जरासीमों का जिक्र करेंगे और इन ख़ास अमराज़ों का जिक्र करेंगे जो कि गंदगी और इसके साथ साथ कुनबे के अंदर या एक फ़ैमिली के अंदर आसानी के साथ फैल सकते हैं, या माहौल में मौजूद होने की वजह से आसानी से फैल सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो जिसको बच्चों का फॉलिज भी कहा जाता है और पोलियो माइलेटस भी इसको कहा जाता है, और सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि ये आपके अंदर मुंह के ज़रिए दाखिल होता है। अब मुंह के ज़रिए दाखिल होने के लिए इसका कोई ना कोई सोर्स या कोई ना कोई ज़रिया है। वो सोर्स या ज़रिया कुछ भी हो सकता है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि पोलियो का शिकार है, उसका फेसेस या उसका अखराज जब किसी जगह पर होता है और खुदा न खास्ता अगर वहाँ से किसी भी ज़रिए, आपके हाथों के ज़रिए, गंदे पानी के ज़रिए, उसके
जिस्म के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, इवन कि बिस्तर की चादर के ज़रिए वो आप तक पहुँच गया और आपके मुँह के रास्ते वो आपके अंदर दाखिल हो गया, तो आप भी इसका शिकार जो है वो हो सकते हैं। इस जो फॉलिज है, बच्चों का फॉलिज या जो पोलियो है, इसका सबसे बड़ा जो मुझे ये कहना चाहिए कि इसका जो सबसे बड़ा सख्त जो इसका हमला है वो क्योंकि हमारे असाबी निज़ाम पर होता है, और असाबी निज़ाम में सबसे पहले जो मरीज़ की टांगें हैं वो इसकी ज़द में आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता टांगें जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास किस्म की, मुझे ये कहना चाहिए कि डिसेबिलिटी की फॉर्म में वो उसके साथ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि वो मरीज़ जो कि पोलियो का शिकार है उससे कुछ अरसे के लिए फ़ासला रखा जाए। ख़ास तौर पे मुझे ये कहना चाहिए कि 5 से 6 हफ़्ते हैं उससे दूर रहना चाहिए, बाकी घर वालों को उससे दूर रखें, उसके कपड़ों का ख्याल रखें, उसके बिस्तर की चादरों का ख्याल रखें, उसके खाने पीने, उसके छूने, इवन कि उसके बर्तन जिसमें वो खाना खा रहा है उनका भी ख़ास ख्याल रखें, और आम और सेहतमंद लोगों से, ख़ास तौर पे बच्चों से उसको दूर रखें। अलामात की अगर बात करते चलें तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपको तेज़ बुखार का होना, पट्ठों में दर्द का होना, सुस्ती होना और इसके साथ साथ गर्दन का अकड़ या तनाव जो है वो शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त, क्योंकि ये जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़त पर अमल कर रहा है, यानी कि उस पर उसने अटैक किया है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म होगी तो इंसान कमज़ोरी का शिकार होता चला जाता है, और क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म होने के साथ मैंने आपको जैसे बताया कि ये असाबी निज़ाम पे असर करता है, तो सबसे पहले ये टांगों पे असर करता है मोस्टली। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अंदर से इतना कमज़ोर हो जाए कि आपकी जो बाकी बीमारियाँ हैं वो भी आसानी के साथ आप पर हमला कर सकें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और इसका इलाज नहीं, क्योंकि इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं, तो ये बीमारी जो है ये अपनी तेज़ी पकड़ती जाती है और ये कम्प्लीटली जो है एक इंसान का कोई ख़ास, स्पेशली मैंने आपको जिस तरह के बताया कि टांगें वो फॉलिज का शिकार हो सकती हैं। इसके साथ बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। एहतियाती तदाबीर जो कि इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उन पे बात किए बगैर मेरे ख़्याल में आप इससे प्रॉपर्ली इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, क्योंकि एहतियाती तदाबीर का मतलब है कि आपको बर वक्त बताना कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अख्तियार करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है एक आम सी बात जहन में रखें कि आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि ये एक जरासीम है जो किसी ना किसी वास्ते के ज़रिए बिला वास्ता या बिल वास्ता आपके अंदर दाखिल हो रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। वो मरीज़ जो कि इसका शिकार हो चुका है, इब्तिदा में उसको पेन किलर या कोई दर्द की दवा दी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने तंदुरुस्त बच्चों से अलहदा रखें। अलहदा रखने के बाद कोशिश करें कि उस मरीज़ का हर काम करने के बाद अपने हाथ साबुन से प्रॉपर्ली वॉश करें, चीज़ों को वॉश करके रखें और मुमकिन हो सके तो उन जगहों को भी डिसइंफेक्ट करें या फिर उनको साफ़ करें, ताकि इस जरासीम से प्रॉपर्ली बचा जा सके। बहुत सी पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी डिस्पेंसरियाँ या फिर हुकूमती सतह पर भी बहुत से ऐसे अदारे काम कर रहे हैं जो कि बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स में हुकूमत के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे जो है वो ज़रूर पिलाएँ, ताकि अगर खुदा न खासा ये मर्ज़ आप पे हमला कर भी ले तो इसकी जो शिद्दत है वो उतनी ज़्यादा ना हो या फिर जो इससे पैदा होने वाला नुकसान है वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपकी रिकवरी जो है या जो आपकी वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। मेरा नाम नजमा बीबी है, मैं हेल्थ वर्कर हूँ और मैं इस मदीना टाउन में काम करती हूँ। मेरा इलाका यही है। तो सर मेरे कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छे है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम उनके जो बच्चों के टीके वो भी लगाते हैं, पोलियो के कतरे भी पिलाते हैं, और जो भी है गलियों में ये जो गंद वगैरह, हमारा एक राब्ता है 5 मर्दों के साथ, जो हम उसके साथ राब्ता करते हैं कि इस गली को या गटर को बंद करवाना, वो भी कर लेता है। और हमारे जो मीटिंग है वो औरतों के साथ भी है, 6 औरतें हैं, तो उसके साथ हम मिल के बातचीत कर लेते हैं सफाई के बारे में, जो बीमारी है उसके बारे में, बच्चों के टीके के बारे में, औरतों के टीके के बारे में, ये हम सब मीटिंग करके हल कर लेते हैं। तो वो लोग बहुत खुश है इस बातों से वो लोग बहुत खुश है कि हमारे घर लेडी हेल्थ वर्कर आते हैं, हमें घर की सफाई के बारे में बताते हैं, डेंगू के बारे में, टीबी के बारे में, और ये जो कैंसर के बारे में, जो भी हम घर में कैंसर की, टीबी की और डेंगू की बीमारी हमारे पास अपने अपने फाइल होते हैं, तो उसमें हम लिख लेते हैं। तो लोग बहुत खुश है, मुतमईन भी है कि चलो बाजी आई है तो कुछ ना कुछ हल हो जाएगी।
तो हम जब घर घर जाते हैं लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे जाने से लोग खुश होते हैं। और जब मैं नहीं जाती पोलियो के कतरे के लिए पूछते हैं कि क्यों नहीं, हम मेरे बच्चे ने पोलियो का कतरा नहीं पिया, मेरे घर तक आ जाती है तो मैं पिला लेती हूँ। और पोलियो का जो 6 माह के दौरान बच्चे के जिस्म में हाथ और पाँव में ढीलापन हो जाए उसको AFP का केस भी कहलाता है। और उसके वो हम नोट करते हैं, फिर हम अपने फाइल में लिख के उधर पहुंच जाते हैं अपने सुपरवाइज़र को, मैडमों को। तो फिर वो उसका हल निकालता है कि इधर केसेस है। तो फिर बार बार वो पोलियो के कतरे महीने के एंड में भी पिलाते हैं, महीने के शुरू में भी पिलाते हैं, बल्कि महीने में 3 दफ़े भी पिलाते हैं कि इधर केसेस मिल गई है तो इस इलाके में हमने 3 दफ़ा महीने में पोलियो की मुहिम करना है। हमारे अभी केसेस इतना ज़्यादा नहीं है, KPK में 22 है, इधर 18 है और सिंध में 25 है। तो इतना ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन टोटल इलाकों में 70 केसेस है, 70 केसेस है। और अभी महीने में एंड में भी करेंगे, महीने के शुरू में भी। तो ये कोरोना की वजह से ज़्यादा हो गई है, वरना ख़त्म हो गई थी केसेस, तो हमारे ख़त्म हो गए थे पोलियो की। इस तरह इंकारी बच्चे नहीं हैं, इंकारी बच्चे आ जाते हैं हमारे सामने, लेकिन हम अपने फाइल में नोट करके आगे पहुंच जाते हैं। वो लोग फिर उसको गाइड करते हैं, वो लोग पिला लेते हैं। पहले तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि ताकि इन लोगों को हम राज़ी करें और उसके अपने हाथ से पिलाए। अगर नहीं राज़ी होता फिर हम उसको रजिस्टर में एंट्री करके आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वो लोग फिर गाइड करते हैं और बच्चों को पिला लेते हैं। पोलियो एक अच्छी दवाई है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ, ये बच्चे के लिए बहुत मुफीद है ताकि वो पालच से बचा जा सके। मैं हर घर जब जाती हूँ ना तो औरतें मुझसे पूछती है कि इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, हमने ट्रेनिंग की है, मैंने किताबें पढ़ी है, ये हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत अच्छे है, तो इसको पिलाए। हाँ, इसको पिलाए तो हम उसको गाइड करते हैं और उसको समझाते हैं, वो मान जाते हैं, बात को मान जाते हैं तो बच्चों को कतरे पिलाए। जो इमाम मस्जिद है, हम मस्जिद में जाके ऐलान करवाते हैं। अब इमाम मस्जिद भी मान गई है, कहते हैं कि ये एक दवाई है बच्चों के लिए, और ख़ास कर पाकिस्तानी बच्चों के लिए, बाकी मुल्कों में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ये पोलियो है। तो इमाम मस्जिद भी मान जाते हैं, ऐलान भी बेशक करवाते हैं कि अब अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। तो इमाम अब इतराज़ नहीं करते, अब पहला जो करते थे अब नहीं करते, कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाए। हम घर के अंदर जाते हैं, पहले घर को नज़रअंदाज करते हैं कि घर साफ़ सुथरा है या नहीं। अगर गंदे, हम बाजी को बिठाते हैं कि बाजी बैठ जाओ, ये गंदगी अच्छी नहीं है, अपने घर की सफाई रखो। अगर आप घर की सफाई रखोगे, घर में पानी ना छोड़ो, इसीलिए कि पानी घर आप सूखा रखोगे डेंगू नहीं होगा, गंदगी से डेंगू होगा। तो अपने घर को साफ़ रखो, अपने हाथों को साफ़ रखो, अपने हाथों को बार बार धोना है। बच्चों का भी, बाजी को हम समझाते हैं सब, तो जब हम दोबारा जाते हैं तो उसके घर साफ़ सुथरा हो जाते हैं, वो अमल कर देता है, फिर हम पालो आपके लिए जाते हैं। तो बाजी बात मान लेती है। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैंने आपको पोलियोमाइलाइटिस के बारे में बताया कि ये कितना ख़तरनाक है और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। लेकिन इसकी बचाव में सिर्फ हिफाजती इक़दाम के साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हुकूमती सतह पर भी बहुत इक़दाम हो रहे हैं, उसके बारे में बात करें तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में या तपेदिक के बारे में। तपेदिक एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसान से इंसान तक बहुत आसानी के साथ मुंतकिल हो जाता है। और मुझे ये भी कहना चाहिए कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसानी नस्ल के लिए हमेशा एक मुअम्मा बना रहा है, क्योंकि जहाँ पर पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत से इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन स्टिल हम इससे बच नहीं पा रहे। तपेदिक जो है बेसिकली इसका जो जर्म या जरसूमा जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जिसके अंदर एक खसूसियत है कि बहुत आसानी से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में शामिल हो जाता है। और इसकी दूसरी एक बड़ी खसूसियत ये है कि ये बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। अगर मैं ये कहूँ कि तपेदिक जो है वो एक वबाल जान है मुआलिजीन के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ तपेदिक का जो मर्ज़ है ये फेफड़ों के साथ अंतड़ियों के साथ दिमाग में और यहाँ तक कि हड्डियों में भी फैल सकता है।
लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर फेफड़ों का तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ही आम है। शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि फेफड़ों के जो मर्ज़ है ये आसानी के साथ सांस के ज़रिए, मरीज़ के छींकने या खांसने के ज़रिए एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ जानवरों की, तो इसका एक जो जर्म है वो इवन जानवरों के दूध में भी पाया जाता है, और अगर हम प्रॉपर तरीके से दूध को बॉयल करके इस्तेमाल नहीं करते तो वो भी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। वो वाले लोग जो कि क्योंकि ये बीमारी जो है मौरूसी नहीं, या मैं ये कहना चाहूँ कि कंजेनिटल नहीं, या फिर ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि वो वालिदैन जो कि ट्यूबरक्लोसिस का शिकार होते हैं वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने वालिदैन से ही ये बीमारी जो है पकड़ सकते हैं या उसका शिकार हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि वो वाले ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं और जहाँ पर लोगों का रहन सहन बहुत खुला नहीं, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, लोग छोटे घरों में रहने पर मजबूर हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी ना आने की वजह से बीमारियों को फैलने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस भी एक ऐसी ही बीमारी है जो कि आसानी से ऐसी जगहों पर नमू पा सकती है। जब हम बात करते हैं पोश एरिया के लोगों की या उन लोगों की जो कि पसमानदा इलाकों में नहीं रहते, तो वहाँ पर भी ये बीमारी जो है काफ़ी हद तक फैल सकती है और फैल चुकी भी है। उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह घरेलू मुलाजमीन हैं जो कि ऐसे पसमानदा इलाकों से आते हैं जहाँ पर ऐसे मरीज़ जो हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। जब वो मुलाजमीन ऐसे पसमानदा इलाकों से इन पोश एरिया में आते हैं तो टेस्ट किए बगैर उनको डायग्नोसिस नहीं है कि क्या उनको तपेदिक है, ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। तो जब वो मुलाजमीन इन लोगों के घरों में आकर क़याम करते हैं, खाना पकाने के दौरान, सफाई के दौरान या बर्तन धोने के दौरान किसी ना किसी तरीके से वो जरासीम जो हैं इन लोगों में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोश एरिया के जो लोग हैं या उनके मकीन जो हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। अलामात की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत अरसे तक मरीज़ को इस मर्ज़ का पता ही नहीं चलता कि वो इस मर्ज़ का शिकार है। आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले खुश्क खांसी होती है, खुश्क खांसी के साथ बुखार का होना, बुखार के बाद वो खुश्क खांसी बलगम में तब्दील हो जाना, बलगम के साथ आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो कमज़ोरी और नकाहत महसूस करना शुरू करता है, और फिर इसके बाद बलगम में से खून आना शुरू हो जाता है। इसकी एक और बहुत अहम जो वजह है वो ये है कि जब मरीज़ बलगम का शिकार होता है या खांसी का शिकार होता है तो वो बहुत तेज़ सांस ले रहा होता है। और अज़ीज़ तलबात, ये बात जहन में रखिए कि कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा मरीज़ जो कि सांस की बीमारी में मुब्तला हो, क्योंकि वो बहुत तेज़ सांस ले रहा होता है जिसे हम हाइपरवेंटिलेट कहते हैं, तो जब वो हाइपरवेंटिलेट करता है तो उसकी कैलोरी की बर्निंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि उसके अपने जिस्म की किसी क़ुव्वत को या ताकत को जलाने की सलाहियत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीज़ जो कि सांस की बीमारी का शिकार होते हैं, उनमें क्योंकि जिस्म का जो वज़न है वो वक्त के साथ साथ गिरता रहता है, इसलिए वो मरीज़ जो हैं आसानी के साथ दूसरी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर की बात करूँ तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि ऐसे मर्ज़ से जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके, अपनी सफाई का ख्याल रख के बचा जा सके। और अगर खुदा न खास्ता आपके घर में, आपके इलाके में या आपके एरिया में कोई भी ऐसा शख्स जो है वो इसका शिकार हो गया है और आप उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मरीज़ से एक मुनासिब फासला रखें। उसके बाद डॉक्टर से जो है वो आप जो अद्वियात ले रहे हैं उसको वक्त पर लेते रहें। कोशिश करें कि मरीज़ को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो इम्प्रूव हो सके या बेहतर हो सके। मरीज़ को कोशिश करें घर के बाकी लोगों से दूर रखें या अलहदा रखें, और मरीज़ का जितने भी एक्सक्रीटरी मैटर्स हैं या जितना भी फुजला है या बलगम है, जो कुछ भी है, उसको आप एक ख़ास तरीके से उसको आप डिस्कार्ड करें या उसको एक ख़ास जगह पे उसको जो है वो कवर अप करके उसको अंजाम पे पहुंचाएं। बच्चों के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो डिप्टेरिया या काली खांसी जो है, इसके साथ डिप्टेरिया, काली खांसी जिसे हम वूपिंग कफ कहते हैं, टेटनस है और दूसरी और बहुत सी बीमारियां हैं जो कि हाइजीन का ना ख्याल रखने की वजह से पैदा हो सकती हैं। लेकिन अभी बात करते हैं डिप्टेरिया के बारे में, या जिसे उर्दू में खन्नाक भी कहा जाता है। डिप्टेरिया या खन्नाक एक ऐसी बीमारी है जो कि ख़तरनाक भी है, छूती भी है और इसके साथ साथ बहुत तकलीफ़देह भी है। नॉर्मली छोटे और नौज़ायदा बच्चे जिन्हें हम न्यू बॉर्न कहते हैं वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि सांस की नाली पर
सबसे पहले जरासीम अपना हमला करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसके साथ होता ये है कि जब कोई भी नौज़ायदा बच्चा इसका शिकार होता है तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता पहले बच्चे की आवाज़ बदलती है, फिर उसके साथ साथ उसके सांस लेने में खखराहट महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बच्चे का गला दबा दिया हो। और अगर आप मुआयना करेंगे गले का तो उसमें आपको सफ़ेद या एक भूरी सी झिल्ली जो है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को, क्योंकि नौज़ायदा बच्चा आपको बता नहीं सकेगा, उसके गले में सोजिश पैदा होना शुरू हो जाएगी, नाक बहना जो है वो बंद हो जाएगा या बहना शुरू हो जाएगा। मर्ज़ का हमला इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो बच्चे के ब्लैडर, उसके दिल और इसके साथ साथ उसकी जिल्द पर भी हमला कर सकता है अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। हिफाजती तदाबीर से के लिए सबसे पहले जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि कोशिश करें कि बच्चे को उसकी उम्र के साथ वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ये पूछना चाह रहे होंगे कि वैक्सीन्स या वैक्सीनेशंस क्या होती हैं। वैक्सीन या वैक्सीनेशन जो हैं वो इन्हीं बीमारियों का कोई जरसूमा जो कि मुर्दा हालत में होता है या फिर इसी बीमारी के जरसूमे का कोई प्रोटीन होता है जिसके जो कि एक बहुत ही नहायत मामूली मिकदार में इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाता है। जब ये जरसूमा इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है तो वहाँ पर रहकर वो अपने लिए उसके ख़िलाफ़ एक फ़ौज या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तैयार करना शुरू कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी खुदा न खास्ता इस बीमारी का कोई ख़तरनाक हमला इंसान के ऊपर होता है तो ऑलरेडी एक फ़ौज या एंटीबॉडीज़ उस जिस्म में मौजूद होती हैं जो कि उसके हमले के वार को बहुत हद तक ख़तरनाक होने से बचाती हैं। वैक्सीनेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई तो आप इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। आप वैक्सीनेशन के बाद भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस बीमारी के शदीद हमले से किसी हद तक बच सकेंगे। तो अगर मैं बात करूँ डिप्थीरिया के बारे में तो इसके बारे में भी सबसे पहले तदबीर ये है या तदबीर ये है कि बच्चे को पैदा होने के फ़ौरन बाद BCG का टीका ज़रूर लगवाएं। BCG का टीका जो कि कम से कम 24 घंटे के अंदर, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर लगवा देना चाहिए। इसके लिए डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त आपके पास फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले से इसका इंतज़ाम करके रखें और जो ही बच्चा पैदा हो उसको फ़ौरन जो है BCG का टीका ज़रूर लगवाएँ ताकि मुस्तक़बिल में बच्चा इस तरह की बीमारियों से बच सके और ख़ास तौर पर डिप्थीरिया या खन्नाक से बच सके। अब बात करते हैं काली खांसी, टेटनस और खसरा या मीज़ल्स के बारे में। काली खांसी जिसको हम वोपिंग कफ भी कहते हैं, ये एक पर्ट्यूसिस भी कहते हैं इसको अंग्रेज़ी ज़बान में। ये एक ऐसी खांसी है जिसे खुश्क खांसी के तौर पे कहा जाता है। खांसी की अगर मैं बात करूं तो ये खांसी आहिस्ता आहिस्ता आम खांसी की तरह शुरू होती है जो कि फिर चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता बलगम पैदा करना शुरू कर देती है। और इसका भी जो है बैक्टीरिया, उसका सिर्फ सबसे बड़ा काम क्या है कि वो इंसान के फेफड़ों पर हमला कर लेता है। जब वो बैक्टीरिया इंसान के फेफड़ों पर हमला करता है तो उसके बाद फेफड़ों की कारकर्दगी मुश्किल हो जाती है या मुझे ये कहना चाहिए कि मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान को आता है वो ये आता है या मर्ज़ को आता है या मरीज़ को आता है वो ये है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब इंसान को सांस लेने में मुश्किल होती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका गला दबाया हो या आपके सीने पे बहुत ही कोई भारी चीज़ जो है वो रख दी जाए। अब टेटनस की बात करते हैं जिसे हम दूसरी ज़बान में तशन्नुज भी कहते हैं, और अगर मैं आपको आपके नॉलेज के लिए ये कहना चाहूँ तो इसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि जो इस मर्ज़ की अलामात हैं उसमें सबसे पहले जो है आहिस्ता सा वक्त के साथ जो सबसे ख़तरनाक अलामत आती है वो जॉ का लॉक हो जाना है। क्योंकि इस वाली बैक्टीरिया का भी जो हमला इंसान की न्यूरॉन्स पे होता है तो सबसे पहले जो है इंसान की गर्दन अकड़ जाती है और इसके साथ जितने भी हमारे मोटर या मुझे ये कहना चाहिए कि जितने भी हमारे असाब हैं इनको वो अकड़ाना शुरू कर देता है या इनको लॉक करना शुरू कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर मर्ज़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए और मुझे ये कहना चाहिए कि अगर वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी नहीं की गई तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमारी जो है वो जानलेवा साबित हो सके आपके लिए। अब बात करते हैं इस बीमारी के सोर्सेज पे या इसकी वजह पे कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से बीमारी जो है ये पैदा हो सकती है। तो ये जो बैक्टीरिया है जो कि तशन्नुज या लॉक जॉ का या टेटनस का कॉज करता है, ये हवा में, मिट्टी में या किसी भी जानवर के मैन्योर में यानी कि उसके गोबर में मौजूद होता है। तो ख़ास तौर पे अगर कभी किसी खुली जगह पर आपको इत्तफाक हो कि आप गिर गए हैं, आपको चोट लगी है या आपके साथ कोई ऐसा हादसा वाक़या आ चुका है तो कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 3 दिन से पहले अगर आपके पास मुमकिन है तो इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें ताकि जो है ये मर्ज़ जो है ये उस ज़ख़म के ज़रिए ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल होगा और वहाँ जाकर ये नमू पाना शुरू करेगा और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके असाब पे ये अपना हमला करेगा। तो कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 3 दिन से पहले जो है आप इसकी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवाएं।
अब बात करते हैं खसरा के बारे में, जिसे मीज़ल्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में बहुत ही देखा गया है, और जिसमें 5 साल की उम्र के बच्चे या इवन 8 साल तक की उम्र के बच्चे भी जो हैं वो इसका शिकार हैं। खसरा जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे के जिस्म पे छोटे छोटे दाने जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ये दाने इतने तकलीफ़देह होते हैं कि बुखार जो है, जिस्म की हरारत जो है वो बढ़ जाती है और बच्चा बुखार का शिकार भी हो सकता है। लेकिन इलाज का एक वाहिद हल यही है कि हम बर वक्त जो है बच्चे की वैक्सीनेशन कराई जाए, क्योंकि एक वक्त गुजरने के बाद, एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद ये मुमकिन नहीं कि हम इसकी वैक्सीनेशन करवा सकें और हम बच्चे को इस मर्ज़ से बचा सकें। इस मर्ज़ के बारे में इलामात तो सिर्फ यही हैं कि जिसमें नाक का बहना, जिस्म पे छोटे छोटे दानों का नमूदार हो जाना या बुखार का हो जाना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस खसरा या मीज़ल्स के इन द लॉन्गर रन या आने वाली ज़िंदगी में बच्चे के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो खसरा या मीज़ल्स एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बच्चों के गुर्दों पे, इनकी प्रोडक्टिविटी पे और इनके साथ साथ इनके दिल पे और बहुत से ऐसे अज़ा जिन पे असर कर सकता है, और खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में वो बच्चा किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार हो सकता है जिसमें उसके दिल, गुर्दे या उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो। तलबात ये जो 2 प्रोग्राम से इसके बारे में, इसमें हमने बात की पोल्यूशन के बारे में, आलूदगी के बारे में, जर्म्स क्या होते हैं, जर्म्स से फैलने वाली बीमारियां क्या हैं और इनसे बीमारियों से बचने का क्या तरीका है। और सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो मैंने आपको ये बताया कि वैक्सीनेशन जो है उस पर ज़रूर अमल करें। बच्चे को पैदा होने के बाद जिस तरह चार्ट में आपको दिखाया और समझाया गया है उस तरह उस पर अमल करें। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि जो खाना आप तैयार करें उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, उसके पकाने का जो तरीका है उसको उस तरीके से फॉलो करें। कच्ची चीज़ों को कच्चे तरीके से और पकी हुई चीज़ों को पके हुए तरीके से इस्तेमाल करें। स्पेशली जब हम गोश्त और सब्जियों को आपस में मिक्स कर देते हैं, कच्ची गोश्त और कच्ची सब्जियों को आपस में मिक्स कर देते हैं धोने के दौरान, या एक ही बोर्ड या सरफेस यूज़ करते हैं जिस पर उसे काटा या पकाया जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसके साथ अपने हाथों को बार बार धोएं। कोशिश करें कि वो जगह जहाँ पर जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर आप खाना तैयार करें या काम करें, उसको बार बार किसी भी डिसइंफेक्टेंट के साथ जो है वो बार बार साफ़ करें। और अगर अपने बच्चों को भी सिखाएं कि खांसते हुए और छींकते हुए बाजू का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इस तरह बाजू इस्तेमाल करते हैं तो वो तमाम जरासीम जो हैं वो हमारे कपड़ों के ऊपर सेटल हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और हवा में नहीं फैल सकते। वो कपड़े या जो हमारा जिस्म है वो तो साफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो वो वाले जरासीम जो कि हवा में फैल चुके हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी दूसरे इंसान के सांस के ज़रिए या मुँह के ज़रिए उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं, आजकल स्पेशली जिस तरह आपका कलम है, आपकी किताबें हैं, आपकी जगह है, गाड़ी की चाबियां हैं, इनको किसी से शेयर मत करें। अपनी इस्तेमाल की चीज़ों को खुद ख़ास तरीके से साफ़ करें और कोशिश करें कि वैक्सीनेशंस करें। इस तमाम मालूमात पे ये तमाम बातें जो हमने पोल्यूशन के बारे में की, आलूगी के बारे में की और वैक्सीनेशंस के बारे में की, इस तमाम प्रोग्राम के बारे में हमारे पास एक नहायत ही दिलचस्प एक सीन्स हैं जो कि हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं आपकी रहनुमाई के लिए। आप चल के वो सीन्स देखिए और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।